हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन जुडिशियल वर्ल्ड। आज हम लोग नया एक्ट शुरू करेंगे। यूपी यू स्पेसिफिक लोकल लॉ है, ठीक है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट है। 1953 का एक्ट है, ठीक। हिंदी में इसे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 कहते हैं, ठीक। कंसोलिडेशन मतलब होता है एकत्र करना, ठीक, एक जगह करना। कोई भी चीज़ बिखरा हो उसको एक जगह लेके आना कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। और होल्डिंग का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, ठीक, जिसे यहाँ जोत कई बार आप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एक्ट एग्रीकल्चर लैंड पे अप्लाई होता है, ठीक। और ये मतलब ऑल टाइम इन्फोर्स नहीं रहता, मतलब आज के टाइम ज़रूरी नहीं है कि ये इन्फोर्स ही हो, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट जब उसको लगता है, जब ज़रूरत आता है तो इन्फोर्स करता है। सेक्शन 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये एप्लीकेबल होता है, और सेक्शन 52 में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 4 और सेक्शन 52 इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, ठीक। तो ये समय समय पे कहीं एरिया में एप्लीकेबल होता है, और समय समय पे फिर ये हटा लिया जाता है, ठीक है। ये मतलब कंटिन्यू नहीं रहता किसी जगह पे, ठीक है। मतलब किसी भी पर्सन का, मान लीजिए लैंड है, मतलब कई जगह है, मतलब कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चार जगह चार लैंड है, ठीक है। तो इस मत कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट यही कहता है कि वो चारों को, अब चार जगह है तो काफ़ी दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो उन चारों ज़मीनों को एक जगह लाके उस एक टेन्योर होल्डर को दे दिया जाता है। इसका मेन पर्पज़ यही है, ठीक है। टेन्योर होल्डर को सहूलियत रहे, फिर सिंचाई में, और फिर कल्टीवेशन में, और उसके बाद फिर और भी उसके सुविधा के अनुसार दे दिया जाता है। इसका मेन पर्पज़ यही है। बाकी हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे धीरे धीरे तो समझ में आता जाएगा, ठीक। अब आइए सेक्शन पे चलते हैं। इसका चैप्टर एक प्रिलिमिनरी की बात करता है। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, ठीक है। ये कहता है कि ये एक्ट यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 कहा जाएगा। और इसका सब सेक्शन 2 कहता है ये पूरे उत्तर प्रदेश पे एप्लीकेबल होगा, ठीक। बाकी सेक्शन 2 कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट सेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेंस के लिए है, प्री में आता नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये सब सेक्शन का कोई बहुत मायने नहीं रखता, ठीक। अब सेक्शन 3 हम लोग देखते हैं। इसमें डिफिनीशन क्लॉज है, इसमें कुछ डिफिनीशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे सब क्लॉज 1 बताता है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर कौन होगा, ठीक। ये कहता है मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट to exercise the power and perform the duty of a assistant consolidation officer under this act, or the role made thereunder, and shall include an assistant rectangular officer, ठीक। ये कहता है कि मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे, किसके लिए, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के जो पावर एंड फंक्शन है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक। और इसका इसका लास्ट पैरा कहता है कि इसमें असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर में असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर भी इंक्लूड होंगे, ठीक। इसका 1A कहता है चेक। चेक बेसिकली कुछ नहीं होता, चेक एक लैंड होता है, जमीन का टुकड़ा होता है, ठीक। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका सब क्लॉज 2 कहता है कंसोलिडेशन क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इससे क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। कंसोलिडेशन ये कहता है कंसोलिडेशन मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग इन ए यूनिट एमंग सेवरल टेन्योर होल्डर इन सच ए वे एज टू मेक देयर रिस्पेक्टिव होल्डिंग मोर कम्पैक्ट, ठीक। तो वही जैसा मैंने पहले बताया, कंसोलिडेशन का मतलब रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करना किसी भी होल्डिंग को, किसी भी जमीन को, ठीक है। किसी भी जमीन को रीअरेंजमेंट करना ऐसा कि जो टेन्योर होल्डर है
उसको मेक देयर रिस्पेक्टिव होल्डिंग मोर कॉम्पैक्ट, उसको इजी हो जाए, ठीक है, इरिगेशन करने में या फिर जो भी। कंसोलिडेशन का मतलब यही है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है कि कौन कौन से लैंड कंसोलिडेशन होल्डिंग में नहीं आएंगे, ठीक। इसका इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास होल्डिंग सेट नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब ये जो लैंड इसमें बताए गए हैं ये सब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में नहीं आएंगे। कौन कौन से? लैंड विच वॉज ग्रोन लैंड इन एग्रीकल्चर ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द ईयर इन विच द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 वॉज इशू, ठीक है। ये हमेशा तो अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। जिस टाइम ये एक्ट अप्लीकेबल हो रहा है जिस जगह पे, और उस टाइम जो भी लैंड ग्रो लैंड है, ठीक है, उस लैंड पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ग्रो लैंड आप ये कह सकते हैं कि कोई भी, मतलब उस टाइम जिस पे, मतलब जो ग्रो हो या फिर जिस पे कोई पेड़ पौधे लगाए गए हो, बाग बगीचा टाइप का हो वो, तो उसको एक्सक्लूड किया गया है। इसका सेकंड क्लॉज कहता है द लैंड सब्जेक्ट टू द फ्लूवियल एक्शन एंड इंटेंसिव सॉइल इरोजन। मतलब कोई भी ऐसा लैंड हो जहाँ बाढ़ का पानी आता हो और उससे कोई कटाव छटाव होता हो, तो ठीक, तो वो भी एक्सक्लूड किया गया है। इसका सब क्लॉज 3 कहता है लैंड मेंशन इन सेक्शन 132 ऑफ द यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक। वो लैंड जो यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के सेक्शन 132 में मेंशन है, वो भी इसमें एक्सक्लूड किया गया है कंसोलिडेशन में, ठीक है। वो भी, उस पर भी अब कंसोलिडेशन अप्लीकेबल नहीं होगा। सच कॉम्पैक्ट एरिया एज एज नॉर्मली सब्जेक्ट टू द वाटर लॉजिंग। कोई भी ऐसा जहाँ पानी जमा हो, ठीक है, वाटर लॉजिंग, तो उस पर भी ये कंसोलिडेशन अप्लीकेबल नहीं होगा। ऊसर पे अप्लीकेबल नहीं होगा, कल्लार पे अप्लीकेबल नहीं होगा, रिहला प्लॉट, ठीक है, ये तीनों प्लॉट पे भी अप्लीकेबल नहीं होगा। और इसका 6 क्लॉज कहता है लैंड इन यूज फॉर द ग्रोइंग पान, रोज, बेला, जैस्मीन एंड केवारा, ठीक। तो वो लैंड जिसपे पान, रोज, बेला ये सब की खेती होती हो, तो वो भी लैंड एक्सक्लूड किया जाएगा कंसोलिडेशन से, ठीक। सच अदर एरिया, इसका 7th क्लॉज कहता है सच अदर एरिया एज द डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन में डिक्लेयर टू बी अनसुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। और भी वो एरिया जो डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक, जो डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन को जो लगता है कि वो अनसुटेबल है फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन के लिए जो अनसुटेबल है उसको भी वो एक्सक्लूड कर सकता है, ठीक है। इतने तो रहेंगे ही, बाकी जो डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन को लगता है तो वो भी एक्सक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली यही बात कहता है। तो ये हो गया कंसोलिडेशन का डिफिनीशन और उसमें क्या क्या एक्सक्लूड होंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग 2A पे, ठीक है। 2A कहता है कंसोलिडेशन कमेटी, ठीक है। ये कहता है मीन्स ए कमेटी टू बी कंस्टिट्यूटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में कंसोलिडेशन कमेटी बता रहे हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन कमेटी का यहाँ इस एक्ट में आप लोग देखेंगे आगे काफ़ी यूज़ है, ठीक है। कंसोलिडेशन कमेटी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट इसका रहता है, तो इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है। और इसमें तो मतलब सब सेक्शन पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वही बात कि प्री में आता नहीं है और मेंस में आता है, और फिर जितना बता दे रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग पढ़ के जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि छूट जाए। आप लोग सब लगभग लगभग करके जाएंगे, चाहे वो जुडिशरी पीसीएसजे हो चाहे एचजेएस हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सबको देखने के बाद ही इसको बता रहे हैं। इसका डिफिनीशन क्लॉज का 4th कहता है कि डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन कौन होगा, ठीक। डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन को देखने के लिए, अच्छा, डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की हियरकी भी है, उसको भी आप लोग जान लेंगे तो अच्छा होगा। जैसे सबसे ऊपर आता है डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक। उसके बाद आता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक। उसके बाद आता है सेटलमेंट ऑफिसर। उसके बाद आता है
कंसोलिडेशन ऑफिसर, उसके बाद आता है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, और उसके बाद आता है कंसोलिडेशन लेखपाल। ठीक है। अब डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन कौन होता है? मींस द पर्सन अपॉइंटेड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। जितने भी अपॉइंटमेंट इस एक्ट में होंगे सब स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। ठीक। तो डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन वही होगा जिसके स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे टू एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर कंसोलिडेशन अंडर दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर एंड शैल इंक्लूड। और डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के अंदर इंक्लूड कौन कौन होगा? एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन और ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की डिफिनीशन देख लेते हैं जो 4A बताता है। ये कहता है मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड एज सच बाई, वही बात, स्टेट गवर्नमेंट इसको भी अपॉइंट करता है टू एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एज में बी डेलीगेटेड टू हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो उसको स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट करे वो पावर एंड ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड शैल इंक्लूड ए डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन में कौन इंक्लूड होगा? डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है। अब इसका 4th भी कहता है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन कौन होगा? ये कहता है मींस द पर्सन हु इज फॉर द टाइम बिंग कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन होगा? कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन कौन होगा? कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। ठीक। और बाकी डिफिनीशन क्लॉज ठीक है। अब सीधे आते हैं सेक्शन 4 पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, सेक्शन 4। यहाँ से इस एक्ट को डिक्लेयर किया जाता है, किसी भी एरिया में इन्फोर्स किया जाता है फॉर द टाइम बिंग। एंड अब जितने भी प्रोसीजर होंगे उसके बाद सेक्शन 52 में लास्ट प्रोसीजर है, वहाँ से फिर उस एरिया से उस एक्ट को हटा लिया जाता है। ठीक है, किसी भी मतलब जब ये हो जाता है चकबंदी का काम, तो उसके बाद सेक्शन 52 बताता है कि वो एक्ट वहाँ से हट जाएगा, परमानेंट नहीं रहता है। ठीक। और स्टार्ट कहाँ से होता है? सेक्शन 4 से। ठीक, ये कहता है सेक्शन 4 कहता है डिक्लेरेशन एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन। ठीक है। इसका इसका सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट में वेयर इट इज ऑफ ओपिनियन दैट ए डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ मे बी ब्रॉट अंडर द कंसोलिडेशन ऑपरेशन। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट और पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट या उसका कोई पार्ट मे बी ब्रॉट अंडर द कंसोलिडेशन ऑपरेशन, कंसोलिडेशन ऑपरेशन में लाना चाहिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, मेक ए डिक्लेरेशन, तो वो डिक्लेरेशन कर सकता है तो इन द ऑफिशियल गजट वेयर इट सेल बिकम लॉफुल फॉर एनी ऑफिसर और अथॉरिटी हु मे बी एम्पावर इन दिस बिहाफ बाय द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो जब उसको लगता है तो वो एक नोटिफिकेशन में डिक्लेयर कर सकता है, और उसके बाद जिसको डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एम्पावर करे कोई भी ऑफिसर अथॉरिटी को, उसके पास क्या क्या पावर आ जाती हैं? उसके पास पावर आ जाती है तो टू इंटर एंड सर्वे। ठीक है, उस जगह पे इंटर करे और सर्वे करे इन कनेक्शन विद द रेक्टेंगुलेशन और अदरवाइज। ठीक, और टेक ए लेवल ऑफ एनी लैंड टू सच एरिया, और उस एरिया का उस लैंड का वो लेवल जाने। ठीक है, उस ऑफिसर के पास पावर हो जाती है कि वो उस लैंड में इंटर करे और सर्वे करे। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ टेक ए लेवल ऑफ लैंड इन सच एरिया। ठीक, और इसका सेकंड क्लॉज कहता है टू फिक्स पिलर इन कनेक्शन विथ रेक्टेंगुलेशन। ठीक है, और उस एरिया में वो पिलर फिक्स कर दे। ठीक है, वो ऑफिसर, और टू डू ऑल एक्ट नेसेसरी टू असर्टेन द सुटेबिलिटी ऑफ द एरिया फॉर द कंसोलिडेशन ऑफिसर। और भी कोई भी एक्ट कर सकता है जो उसको नेसेसरी लगे, रिजनेबल लगे कि कंसोलिडेशन ऑपरेशन में वो सुटेबल होगा। ठीक है। अब इसका सब क्लॉज बी कहता है द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन शैल कॉज ए पब्लिक नोटिस ऑफ द डिक्लेरेशन इशू अंडर क्लॉज ए। जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन होगा वो एक पब्लिक नोटिस इशू करेगा अंडर क्लॉज ए
टू बी गिवन बाय ए कॉमिनेंट प्लेस, उस प्लेस पे इन द सेड डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट या उसके किसी पार्ट में जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन होगा वो एक पब्लिक नोटिस इशू करेगा अंडर क्लॉज ए। और इसका सब सेक्शन 2 कहता है वेयर द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू स्टार्ट कंसोलिडेशन ऑपरेशन, जब स्टेट गवर्नमेंट को यह लगता है कि अब कंसोलिडेशन ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, आइदर इन द एरिया कवर बाय द डिक्लेरेशन, उस एरिया में जिसमें डिक्लेरेशन इशू हुआ है अंडर सबसेक्शन 1, और इन एनी अदर एरिया, या फिर किसी दूसरे एरिया में, इट में इशू ए नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट, ठीक, तो वहां नोटिफिकेशन जारी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बी कहता है एवरी सच नोटिफिकेशन शैल बी पब्लिश इन द गजट, और वो जो नोटिफिकेशन इशू करेगा वो पब्लिश करेगा गजट में, एंड ए डेली न्यूज़पेपर, और डेली न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर, हैविंग ए सर्कुलेशन इन द सैड एरिया एंड सैड, जो उस एरिया में सर्कुलेट होता है पेपर, ठीक है, उस पेपर में और एक गजट में उस नोटिफिकेशन को पब्लिश करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। एंड सेल आल्सो बी पब्लिश इन ईच यूनिट, और हर यूनिट में भी पब्लिश करेगा इन सैड एरिया, उस एरिया के हर यूनिट में भी पब्लिश करेगा इन सच मैनर एज मे बी कंसीडर अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब इसका सेक्शन 4A क्या कहता है, सेक्शन 4A का सब सेक्शन 1 कहता है वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट इन द केस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट देयर ऑफ, जहां स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी पार्ट में इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी हैज बीन इशू अंडर सेक्शन 52, ठीक है, जहां स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट या उसके किसी पार्ट में जिसमें नोटिफिकेशन ऑलरेडी सेक्शन 52 के अंदर इशू हो चुका है, मतलब वहां पे कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, सेक्शन 52 कहता है कंप्लीट हुआ है, और वहां ऐसा लगता है इट इज एक्सपेडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू, जहां फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको ऐसा लगता है, इट में मेक ए डिक्लेरेशन बाय नोटिफिकेशन इन द गजट दैट सच डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट देयर ऑफ मे बी अगेन बी ब्रॉट अंडर द कंसोलिडेशन ऑपरेशन, ठीक है, जहां कंप्लीट हुआ है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वहां फिर से कंसोलिडेशन ऑपरेशन किया जाना चाहिए, तो वो वहां फिर मतलब अगेन इशू कर सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन भी है। ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच डिक्लेरेशन शैल बी इशू विद इन 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिफर टू इन द सेड सेक्शन, ठीक है, लेकिन जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन हुआ था सेक्शन 52 में कंप्लीट, उससे 20 ईयर के पहले इशू नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, लेकिन अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस होता है, द स्टेट गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में वो 20 की जगह 10 साल के अंदर भी इशू किया जा सकता है, ठीक है, तो ये कंडीशन है। इसका सब सेक्शन 2 कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल mutis mutandis apply to every notification issue under subsection N and then notification under section 4, ठीक है, और तो ये सेक्शन 4 हो गया जो बताता है कि नोटिफिकेशन कैसे इशू किया जाएगा, ठीक है, और उसको पब्लिश कैसे किया जाएगा। अब सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है नोटिफिकेशन का इफेक्ट क्या होगा जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 में इशू हुआ है, ठीक। इसका सब सेक्शन 1 कहता है अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 इन द ऑफिशियल गजट द कॉन्सिक्वेंसेस as hereinafter set forth shall subject to the provision of this act from the date specified thereunder till the publication of notification under section 52 or subsection 1 of section 6 as the case may be ensure in the area to which the notification under section 4 of subsection 2 relate, namely ये सिंपल सी बात ये कहना चाहता है कि जब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 में नोटिफिकेशन इशू हो गया उस डेट से लेके जब तक
अंडर सबसेक्शन 52 ऑफ सबसेक्शन 1, 52 के सबसेक्शन 1 में वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, या फिर सबसेक्शन एक ऑफ सेक्शन 6, ठीक है। मतलब कह रहा है कि सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में जब नोटिफिकेशन एक बार इशू हो गया और तब से लेके जब सेक्शन 52 में जब कंप्लीट हो जाता है या फिर सेक्शन 6 में जब वो वापस ले लिया जाता है तब तक, उसके बीच में, ठीक है, इफेक्ट क्या क्या होगा वही बताता है, ठीक है। इंश्योर दैट एरिया टू विच द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 रिलेट नेमली, ठीक है। तो इसका सब क्लॉज 1 कहता है द डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट देयर ऑफ एज द केस मे बी shall be deemed to be the under consolidation operation, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन इशू हो गया सेक्शन 4 में, ठीक है, अब कंप्लीट सेक्शन 52 में होगा, उसके बीच में जिस डिस्ट्रिक्ट में ये इशू हुआ है या उसके किसी पार्ट में इशू हुआ है, एज द केस में भी, वो डीम टू बी कंसोलिडेशन, यह समझा जाएगा कि वो कंसोलिडेशन ऑपरेशन के अंतर्गत चल रहा है। एंड ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ राइट and preparing the village map, the field book and the annual registration of the each village shall be performed by the district deputy director of consolidation, ठीक है, who shall maintain or prepare them as the case may be in the manner prescribed। और जहाँ कंसोलिडेशन ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, जहाँ चल रहा है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो रिकॉर्ड ऑफ राइट को प्रिपेयर करे, ठीक है, विलेज मैप को प्रिपेयर करे, फील्ड बुक को प्रिपेयर करे, एनुअल रजिस्टर को प्रिपेयर करे उस हर एक विलेज की, ठीक है, ठीक है। प्रिपेयर देम एज द केस में भी इन द मैनर प्रिस्क्राइब, उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब किया गया हो, ठीक है। अब इसका क्लॉज सी कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, no tenure holder except with the permission in writing of the settlement officer consolidate previously obtaining sale, ठीक है। ये कहता है कि यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट में के होते हुए भी, मतलब ना, ठीक है, उसके अंदर होते हुए भी ये एक्सेप्शन एक्सेप्ट विद द परमिशन, अगर परमिशन ले लेता है इन राइटिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर तब तो नहीं दिक्कत है, ठीक है। टेन्योर होल्डर अगर परमिशन ले लेता है तब तो ठीक नहीं दिक्कत है, लेकिन अगर टेन्योर होल्डर परमिशन नहीं लेता तो वो क्या क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। सेल यूज इज होल्डिंग और एनी पार्ट देयर ऑफ फॉर द पर्पस नॉट कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग पीसी कल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग। तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिस एरिया में कंसोलिडेशन ऑपरेशन चल रहा है, टेन्योर होल्डर, जो ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग पीसी कल्चर एंड पोल्ट्री फार्म के कनेक्शन में ना हो, ठीक है, जो उससे कनेक्ट ना करता हो, उससे अलग कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो सेटलमेंट ऑफिसर की परमिशन ले लिया है इन राइटिंग तब तो ये कर सकता है, लेकिन अगर नहीं लिया है तो नहीं कर सकता, ठीक। इसका मतलब यही है। अब इसके प्रोविजो को देखते हैं। प्रोविजो इसका कहता है, इसका प्रोविजो कहता है that a tenure holder may continue to use his holding or any part thereof for any purpose for which it was in use prior to the date specified in the notification issue, ठीक है। ये कहता है कि सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था उसके पहले अगर कोई भी टेन्योर होल्डर अपने लैंड पे कुछ कर रहा है तो वो कंटिन्यू करता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसका सबसेक्शन 2 कहता है अपॉन द सेड पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4, ठीक है। सबसेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में एक बार नोटिफिकेशन इशू हो जाने के बाद द फॉलोइंग फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस शैल इशू इन द एरिया टू विच द नोटिफिकेशन रिलेट। तो जिस एरिया में इशू हुए हैं उसमें और भी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, ठीक है। ये कहता है every proceeding for correction of record and every suit and proceeding in respect of declaration of right or interest in any land laying in area
or for declaration or adjudication of any other right in regard to which the proceeding can or ought to be taken under this act। ठीक है, ये कहता है कि वो हर एक प्रोसीडिंग जो उस रिकॉर्ड के कनेक्शन में है, और बाकी जो एवरी सूट एंड प्रोसीडिंग, और भी जो सूट एंड प्रोसीडिंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट के रिस्पेक्ट में जो सूट और प्रोसीडिंग चल रही हैं, ठीक है, वो प्रत्येक कार्यवाही तथा उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के अधिकार के संबंध में जो कार्यवाही चल रही है, ठीक है, ऐसे किसी अन्य अधिकार जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती थी। ठीक है, कहाँ प्रत्येक कोर्ट या अथॉरिटी, वेदर फर्स्ट इंस्टेंस या अपीलेबल कोर्ट या रेफरेंस हो या रिवीजन हो, ठीक, ऑन एन ऑर्डर बीइंग पास इन दैट बिहाफ बाय द कोर्ट, अगर वो कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है या अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देती है, बिफोर सच सूट और प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, जिसके समक्ष वो प्रोसीडिंग या सूट पेंडिंग है, तो वो सूट अबेट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी। और इसका प्रोविजो कहता है, प्रोविजो दैट नो सच ऑर्डर शैल बी पास विदाउट गिविंग टू एन पार्टीज नोटिस बाय पोस्ट और इन एनी अदर मैनर एंड आफ्टर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। ठीक है, ठीक है, इसका प्रोविजो कहता है नो सच ऑर्डर शैल बी पास विदाउट गिविंग टू द पार्टी ए नोटिस, लेकिन कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक जो पार्टी है सूट की या प्रोसीडिंग की, उनको एक नोटिस ना दिया जाए बाय पोस्ट और इन एनी अदर मैनर, ठीक है, जैसा प्रिस्क्राइब की जाए, और उनको सुना ना जाए, तब तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड प्रोविजो कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट on the issue of notification under subsection 1 of section 6 in respect of the said area or part thereof, every such order in relation to the land laying in such area or part as the case may be shall stand vacant। ठीक है, इसका सेकंड प्रोविजो कहता है कि अगर सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 में ऑर्डर पास हो जाता है, मतलब इस एक्ट के एप्लीकेबिलिटी को वापस ले लिया जाता है, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑपरेशन वापस ले लिया जाता है, तो जो ऑर्डर कोर्ट द्वारा पास हुआ है, एबेट हुआ है, वो फिर वापस ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक ऐसा आदेश जो होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, बी कहता है सच अबेटमेंट सेल बी विदाउट प्रीजुडिस द राइट ऑफ द पर्सन अफेक्टिंग अगेंस्ट द राइट और इंटरेस्ट डिस्प्यूट इन द सेड सूट और प्रोसीडिंग बिफोर द अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन अथॉरिटीज अंडर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये जो अबेटमेंट कोर्ट करेगा वो किसी भी पार्टी के जो कार्यवाहियों के पार्टी होंगे उनके अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, सब क्लॉज बी का मतलब यही है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 6 है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।